के बारे में बात करेंगे, दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। ऐसे कल अपन ने संविधान सभा के शुरुआती बिंदुओं और संविधान सभा की सदस्य संख्या के बारे में बात की थी। संविधान सभा के अंतर्गत जैसे अपन ने बात की कि कुछ तारीखों को ध्यान रखना जरूरी है, जैसे 9 दिसंबर के बारे में अपन ने बात की थी। 9 दिसंबर के अंतर्गत प्रथम बैठक आयोजित की गई और 11 दिसंबर के अंतर्गत 11 दिसंबर में दूसरी बैठक जिसमें अपने स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया और यहाँ स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर अपन बात करें तो राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, वर्तमान बिहार से, और उसके बाद भारतीय संविधान में द्वारा पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए। फिर इसी की जो तीसरी बैठक थी वो अपने 13 दिसंबर को आयोजित की गई और 13 दिसंबर के दिन अपने पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और उद्देश्य प्रस्ताव, इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वो आगे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो यहाँ दो चीजें आती हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी को सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो पहला तो ये क्वेश्चन है, उसे इसी दिन पारित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि संविधान सभा के दो बड़े सदस्य B.R. अम्बेडकर और M.R. जयकर ने उन्हें ये कहा कि भाई कुछ पक्षों पर विचार विमर्श करने के बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता है। यहाँ दूसरी बिंदु ये आता है कि आखिरकार उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के वे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके द्वारा ये पता लगना था कि वे भारत का संविधान कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या बिंदु होंगे, हमारे जो है वो क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। एक तरह से भारतीय संविधान का सारांश प्रस्तुत किया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 का सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। फिर अपने इसमें 29 अगस्त 1947 स्वाधीनता दिवस के बाद में अपने ये बात आती है कि वे किस दिन अपने प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति जिसे अपने ड्राफ्टिंग कमेटी या अपने पांडुलेखा समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इन 7 सदस्यों के अंतर्गत B.R. अम्बेडकर को अपने अध्यक्ष निर्वाचित किया गया अपने प्रारूप समिति। तो यहाँ अपने प्रारूप समिति के अंतर्गत B.R. अम्बेडकर पे जब अपने बात आती है कि B.R. अम्बेडकर अपने किस प्रांत से अपने संविधान सभा के अंतर्गत निर्वाचित किए गए। B.R. अम्बेडकर को 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा गठित संविधान सभा के अंतर्गत पहले उन्होंने बंबई से चुनाव लड़ा लेकिन पराजित हुए। उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा वो बंगाल से निर्वाचित हुए। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बिंदु भी आता है कि जब अपने पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान के निर्माण के बाद वो क्षेत्र अपने पाकिस्तान में चला गया, इसलिए दोबारा वो सदस्य नहीं रहे। तब अपने संविधान सभा में एक विधि सलाहकार का नाम आता है B.N. राव। B.N. राव ने क्या किया? B.N. राव ने राजेंद्र प्रसाद के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई अम्बेडकर का योगदान संविधान बनने में महत्वपूर्ण होगा, इसलिए उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए। तो B.R. अम्बेडकर बंबई प्रांत से पुनः निर्वाचित हुए और संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान सभा के बाद वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बने। यहाँ पे कई बार ये बात आती है कि संविधान किसके द्वारा लिखित है, प्रारूप समिति का क्या कार्य था, ये पूछा जाता है। प्रारूप समिति का मतलब संविधान को लिखना नहीं था। प्रारूप समिति का मतलब था संविधान जो लिखा गया B.N. राव के द्वारा, जो उसकी ड्राफ्टिंग तैयार की गई, उस पे हर तथ्यों के ऊपर विचार करना और उन्हें संविधान सभा के समक्ष पेश करना। प्रारूप समिति के 7 सदस्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे। उनके बाद बाकी अन्य सदस्यों के बात कर रहे थे कि राजस्थान से संविधान सभा के अंतर्गत कुल 15 सदस्य थे, जिसमें 14 सदस्य
ऐसे 11 सदस्यों से मनोनीत थे और एक सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांत अपने अजमेर से निर्वाचित किया गया था। यहाँ पे अपने अगर अपन बात करें संविधान सभा के अंतर्गत कि कुल कितनी महिलाएं थी, तो महिलाओं की जैसे सदस्य संख्या पहली बैठक में 9 थी, लेकिन बाद में कुल महिलाओं की सदस्य संख्या 15 थी, जिसमें से एक महिला जो मुस्लिम थी, बेगम अरियाद रसूल जो है वो एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में, और 15 महिलाएं जो टोटल निर्वाचित और मनोनीत की संख्याओं के अंतर्गत मानी जाती है। अगर हम बात करें संविधान सभा के अंतर्गत तो अपने लागू करने की तिथियों की अगर अपन चर्चा करते हैं तो 2 बातें आती हैं। संविधान सभा के अंतर्गत 2 तारीख है, ध्यान रहे, एक तारीख अपने आती है 26 नवंबर और दूसरी तारीख अपने आती है इसके अंतर्गत 26 जनवरी। तो दोनों तारीखों के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है वो हमें ध्यान रखना है। 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 26 नवंबर को आंशिक रूप से जो लागू किया गया उसमें कुल कितने प्रावधान थे? तो आंशिक रूप से लागू किया गया उसमें ध्यान रहे कि 15 प्रावधानों को लागू किया गया। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए, तो आपको जैसा पता है कि 395 कुल अनुच्छेद हैं, जिसमें से 16 अनुच्छेदों को जो है वो 26 नवंबर को लागू कर दिया गया था। यहाँ एक क्वेश्चन ये अपने बनता है कि जब 15 प्रावधान थे और 16 अनुच्छेदों को किस प्रकार से लागू किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको अगर इसमें ध्यान रहे कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद अपने 394 के अंतर्गत ये कहा गया है कि 15 प्रावधानों को इस तारीख को लागू किया जाता है, और उनमें उन सभी अनुच्छेदों के बारे में अपने उल्लेख किया गया, जैसे नागरिकता संबंधी, राष्ट्रपति के शपथ संबंधी, राष्ट्रपति अपने थोड़े दिनों के लिए जो लागू किए गए स्थायी तौर पर उनके बारे में, ये सारे अनुच्छेदों का अपने उल्लेख 394 में किया गया है। तो 394 सहित जो अगर अपन बात करते हैं तो कुल 16 अनुच्छेदों का उल्लेख किया जाता है। यहीं पे अपने इस बात का और उल्लेख किया जाता है, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ये संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को उल्लेखित किया गया, इस बात का उल्लेख संविधान में कहाँ किया जाता है? तो यही अनुच्छेद अपने 394 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अपने आगामी 26 नवंबर 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। इसका उल्लेख भी अपने अनुच्छेद 394 के अंतर्गत किया गया। अब ये बात करें कि ये जो तारीख थी, इस तारीख को क्या विशेष माना जाता है, तो अपने जोधपुर हाई कोर्ट के अंतर्गत वकील थे लक्ष्मीमल सिंघवी, और उन्हीं की सिफारिश पर इस तारीख को अपने विधि दिवस के रूप में मनाया गया। इसे विधि दिवस के रूप में मनाया गया, और फिर इसी तारीख को अपने 125वीं अपने अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इस तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 2015 से। तो ये दोनों बातें ध्यान रखें, विधि दिवस के रूप में भी किसने ने सुझाव दिया? लक्ष्मीमल सिंघवी ने। और संविधान दिवस मनाया जाता है, उसका कारण क्या था? तो ये 125वीं अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में 2015 से ये शुरू किया गया। और ये भी ध्यान रखना है कि 26 जनवरी को मनाया पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा, इस बात का उल्लेख भी कहाँ किया गया है? तो अपने इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद अपने 394 के अंतर्गत किया गया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो इस दिन अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी को, उस दिन और क्या खास किया गया? जैसा आपने पहले भाग में पढ़ा कि इस दिन संविधान पे हस्ताक्षर किए 284 सदस्यों ने, जिसमें से पहला हस्ताक्षर अपने जवाहरलाल नेहरू ने किया और अंतिम हस्ताक्षर अपने संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किया। 24 जनवरी को अपने एक और कार्य किया गया। 24 जनवरी को इसी संविधान सभा ने
जो एक तरह से संसद का कार्य कर रहे थे, उन सदस्यों ने अनुच्छेद 380 के अनुसार अपने राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया। ये ध्यान रहे मित्रों कि यह इस दिन क्या किया गया, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। तब अपने बात ये पूछी जाती है कि निर्वाचन कैसे किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए विधानमंडलों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अपने जो विधानसभाओं, संसद के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, यहाँ क्या था? तो ये ध्यान दीजिए, जो संविधान सभा है, ये आजादी के बाद में दो काम कर रही थी। जब वो संविधान बना रही थी तो संविधान सभा थी, लेकिन सरकार का काम भी कर रही थी, संसद का काम भी कर रही थी, तो यह एक संसद भी थी। तो ये ध्यान रखना है, जब संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी तब अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जब ये संसद के रूप में काम कर रही थी तब इस सभा के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अपने जैसे संसद के बारे में ये पूछा जाए कि वे क्या काम किया, संविधान सभा ने संसद के रूप में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। वैसे एक काम तो अपने आ गया कि भाई 24 जनवरी को राष्ट्रपति को निर्वाचित किया। दूसरा कार्य, जैसे आपको पता है कि हमारी जो पूर्ण रूप से अपने संसद जो निर्वाचित हुई, उसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को प्रथम बैठक। लेकिन उससे पहले 51 में संविधान बनने के बाद हमने उसमें परिवर्तन किया। वो किसने किया? संविधान सभा, जो संसद का काम कर रहे थे। अपने कानून आता है भूमि सुधार अधिनियम, पहला संविधान संशोधन वो किसके द्वारा किया गया? वो संविधान सभा जो संसद के रूप में काम कर रहे थे उसके द्वारा किया गया। इसलिए ये चीजें ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मुद्दा, इसके बनने से संबंधित मुद्दा, ये दोनों मुद्दे अपने संविधान सभा के बारे में बात की जाती है। अब अगर हम बात करें कि संविधान सभा की आलोचना, क्योंकि कार्य करने के बाद में आलोचक भी कई होते हैं, आलोचना किन लोगों ने की, तो जिसमें अपने चर्चिल का नाम आता है, जिनके बारे में अपने पहले उल्लेख किया कि भाई इस संविधान सभा को बिना दुल्हन के विवाह की संज्ञा किसने दी थी, तो वो चर्चिल का नाम आता है। अब अपने कई लोगों ने, जैसे ये भी बात आती है कि एक जाति की संस्था भी, अपने अगर ये बात कही जाए, ये भी चर्चिल का बयान था, यह किसी एक विशेष जाति की संस्था मानी जाती है। कई किताबों में लिखा जाता है हिंदुओं की संस्था, वो चर्चिल का कथन नहीं था। अपने लॉर्ड साइमन ने ये कहा था। लॉर्ड साइमन वही व्यक्ति हैं जो अपने 1927 में साइमन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में आए थे। उन्होंने ये कहा था यह एक हिंदुओं की संस्था है। तो ध्यान रहे, चर्चिल ने कहा ये जाति की संस्था है, लॉर्ड साइमन ने कहा ये हिंदुओं की संस्था है। और इसी रूप में अगर अपन आगे बढ़े तो ग्रोविन आइंस्टीन का नाम जो आता है, आइंस्टीन ने कहा था कि ये संविधान सभा जो है वो कांग्रेस पार्टी की संस्था है। ये आइंस्टीन ने कहा था कि अपने ग्रोविन आइंस्टीन ने, उन्होंने कहा कि ये क्या है, अपने एक कांग्रेस पार्टी की संस्था है। और इसी की अगर अपन आगे बात करें तो अपने कई नाम अपने B.R. अम्बेडकर से संबंधित आते हैं। उनके बारे में भी कथन कहा जाता है। जब राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष के रूप में 24 जनवरी को अपना अंतिम भाषण दिया तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या विशेष था, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने 29 अगस्त को प्रारूप समिति के रूप में इसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर को बनाया, वह मेरे द्वारा किया गया सबसे विशेष और महत्वपूर्ण कार्य था संविधान सभा के बारे में। ये कथन भी ध्यान रखना, जिन्हें अपने आधुनिक मनु कहा जाता है, आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। अम्बेडकर के बारे में अपने एक कथन और माना जाता है। अपने के.वी. राव थे, के.वी. राव ने क्या कहा? के.वी. राव ने कहा कि द फादर एंड मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अपने अम्बेडकर को कहा जाता है। मतलब माता और पिता संविधान के कौन थे? B.R. अम्बेडकर को कहा गया। किसने कहा? के.वी. राव ने कहा। राजेंद्र प्रसाद ने अम्बेडकर के बारे में एक कथन और कहा। उन्होंने कहा मेरा महत्वपूर्ण कार्य, साथ ही कहा कि अम्बेडकर ने एक दक्ष पायलट की तरह अपने कार्य करते हुए इस संविधान का निर्माण किया। बात ध्यान में रहे, दक्ष पायलट के बारे में
इसके बारे में कहा गया, राजेंद्र प्रसाद के बारे में, राजेंद्र प्रसाद अम्बेडकर के बारे में कहा। तो ये कई अपने किसानों के बारे में बात की संविधान सभा में। इसके बाद अपने कल आगे प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन क्रमबद्ध तरीके से अगर बात करते हैं तो इनमें आपको जो भी कुछ पूछना हो कमेंट के द्वारा पूछें, और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे लाइक करें, शेयर करें, और इसे जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएं वो कमेंट के द्वारा पूछें, उनका जवाब आपको दिया जाए। धन्यवाद।